नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने दी बधाई। बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई। पीएम मोदी को मिली 1300 तोपों की आज ई नीलामी। देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने एमपी के धार में पीएम मित्र पार्क की रखी आधारशिला। रैली को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वहीं खरीदें जिसमें देशवासी का पसीना हो। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। बेगूसराय और डेहरी में क्षेत्रीय परिषद की कर लेंगे बैठक। चुनावी रणनीति की करेंगे समीक्षा। केंद्र ने पंजाब हिमाचल को एसडीआरएफ की पहली किस्त जारी की है। पंजाब को 240 करोड़, हिमाचल को 198 करोड़ रुपए दिए। और हिमाचल के 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। धर्मपुर, मनाली व बंजार में स्कूल कॉलेज बंद। तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी का राजनीतिक करियर मिसाल की तरह रहा। पीएम मोदी जन्मदिन के मौके पर आज धार में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। त्योहार का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है। विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव हो या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए,
कोई याद करने वाला नहीं था। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। खबर की और खबर इंदौर से है, जहां आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयशर वाहन से परिवहन की जा रही अवैध मदिरा का जखीरा पकड़ा गया। सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेश चतुर्वेदी के नेतृत्व वाली टीम ने घेराबंदी कर आयशर वाहन MP 13 GB 3203 की तलाशी ली। इस दौरान टीम को वाहन से 204 पेटी माउंट 6000 कैन बियर, 300 पेटी गोवा विस्की सहित कुल 504 पेटी अवैध मदिरा बरामद हुई। विभागीय उप निरीक्षक मनीष राठौर ने बरामद मदिरा की कीमत 1000 रुपए बताई है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी क्रम में 17 सितंबर की दरमियानी रात को हमें सूचना मिली थी कि एक ट्रक में काफ़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो इंदौर के रास्ते किसी गंतव्य की ओर जा रहा है। इसके सूचना के आधार पे हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा रात को सर्च चलता रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने के लिए हर नागरिक को प्रेरित किया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में भारत बुनियादी ढांचे, डिजिटल परिवर्तन, किसानों की सशक्तिकरण और गरीबों के कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। In celebrating not only our Prime Minister's birthday, but also प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला से स्तन कैंसर जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल महिलाओं की स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए समय पर जांच और उपचार अत्यंत आवश्यक है। इस वैन के माध्यम से लगभग 75,000 महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिससे बीमारी का जल्द पता चल सके और सही समय पर इलाज भी शुरू किया जा सके। अमृतसर के मालवा क्षेत्र में चल रहे नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया, जहां 7.1 किलो हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मोगा निवासी जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गा मालवा क्षेत्र में ड्रग्स सिंडिकेट चला रहा था और हेरोइन भी सप्लाई करता था। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान यासीन मोहम्मद के रूप में हुई है, जो कि संभल उत्तर प्रदेश के गांव अटवा का निवासी है। इस समय मोहाली के गांव लाड़लू में रह रहा था। आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि का है ये, उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, NPS एक्ट, चोरी और स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता सेवा 2025 पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। CM विष्णुदेव साय इस
सीएम विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम राजधानी स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ, जहां सीएम साय ने रायपुर सहित अन्य नगरीय निकायों को डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर संबंधित जिलों के लिए रवाना किया। इससे पहले सीएम साय ने स्वयं हाथों में झाड़ू लगाते हुए परिसर की साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सांसद के रूप में और राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला। और 15 अगस्त 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में लाल किला के प्राचीर से तिरंगा ध्वज फहराए तो स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने घोषणा की थी और सफाई पर विशेष बल दिया था, शौचालय निर्माण पर विशेष बल दिया था। तो उस समय तो कुछ लोग उसका उपहास भी किए, लेकिन आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्वच्छता का कितना महत्व है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी के संरक्षण को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव द्वारा गैर राजनीतिक रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति गठन करने के जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा के जांच दल के निरीक्षण के बाद अब यह इलाका राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। यही नहीं, भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कमेटी गठित कर क्षेत्रीय निगरानी कराने के बाद खदान के विस्तार से पहाड़ी का अस्तित्व खतरे में पड़ने का दावा किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में निरीक्षण करने वाले नेता स्थानीय बाशिंदों के हवाले से रामगढ़ पहाड़ में दरारें पड़ने का दावा करते हैं। देखिए क्या है, जिनको रामगढ़ के अस्तित्व, सरगुजा की अस्मिता से कोई सारोकार नहीं है, वो लोग दो तरह का भ्रम फैला रहे हैं नगर में। पहला तो ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी जब विधायक थे तब ये प्रमाण पत्र दिया गया, तब नोटिस दिया गया। वास्तविकता ये है कि यहाँ खनन नहीं होना था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जांच दल बनाया गया, तो जांच दल में पहले ही उनके द्वारा ये बताया गया है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और जांच दल भी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर जांच दल बनाई है तो पहले फैसला कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस भ्रम फैला रही है? पहले तो जांच दल को भेजना था और यहाँ से जांच रिपोर्ट आने के बाद वो बताते कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है या सत्य है। तो जान का टाइप आए थे, जान का टाइप कौन कौन टाइम आयल? तो उधर 2 बजे के आसपास ब्लास्ट करते हैं। हाँ। कब से तुमके महसूस होते और कितना डर बनल रहे? तो जैसे अधिक आवाज आता है ना, उसके बाद में झनका टाइप के आता ही है। हाँ। तो ये धमाका का चीज के है? धमाका तो ब्लास्टिंग के हैं। तो ब्लास्टिंग के है, कोयला अदानी के। बता तो उस दिन कौन कौन आ रही सो का उस दिन आए थे शिवरतन शर्मा जी, अखिलेश सोनी और राजेश अग्रवाल मंत्री जी। का निरीक्षण करी? निरीक्षण करने के लिए तो यहाँ बताया गया कि भाई सब पहाड़ में अदानी माइंस के चलते जो है कंपन आ रहा है 1 बजे से लेके 3 बजे तक ब्लास्टिंग का, और पहाड़ के चारों दिशा में जो है सिंह द्वार के पास दिखाया गया। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां आपको बता दें बिर्रा थाना क्षेत्र के करही ग्राम में शराब सेवन से सूरज यादव व मनोज कश्यप की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए हत्या की साजिश रचने के मुख्य आरोपी भोला टंडन उर्फ सुरेंद्र और उसके चचेरे भाई अनिल टंडन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित ढंग से शराब में सुहागा मिलाकर मृतक को पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। रोज रोज होने वाले विवाद से आजिज होकर हत्या की साजिश को अंजाम देना पड़ा। को दिन में ग्राम करही थाना बिर्रा के 2 युवक सूरज यादव और मनोज कश्यप ने एक जगह से शराब की बोतल खरीदी और उस शराब को बोतल पीते ही उनकी हालत ख़राब होने लगी और अस्पताल सारंगढ़ ले जाते उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर्स ने ये बताया, सारंगढ़ के डॉक्टर्स ने हमको कम्युनिकेट किया कि या तो शराब जहरीली है या फिर शराब में कुछ ऐसी चीज़ मिली है कि जिससे इनकी मौत हो गई तुरंत। इस बात पे तुरंत ही पुलिस ने सारंगढ़ की डायरी आने का वेट नहीं किया और परसों से ही पुलिस ने करही गांव में कैंप करना चालू किया
और कल जो है एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें गांव वालों ने ये बताया कि भोलाराम टंडन करके एक है, वही शराब बेचता है और ये दोनों उसी के पास जाते थे। अगली खबर गया जी से है, जहां जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की देखरेख में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 81 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें देसी एवं विदेशी शराब, बियर, स्प्रिट, महुआ इत्यादि शामिल है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई डोभी चेकपोस्ट स्थित समेकित जांच चौकी सूर्यमंडल उत्पाद विभाग के प्रांगण में की गई है। इस मौके पर अनुमंडल अधिकारी, पदाधिकारी डोभी, अंचलाधिकारी प्रचित कुमार, उत्पाद निरीक्षक रामप्रीति कुमार मौजूद रहे। सहायक आयुक्त मध्य निषेध गया के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में आज दिनांक 16/9/25 को समेकित जांच चौकी पर शराब का नष्टीकरण किया गया। कुल 4 में 92 कांडों का जब शराब नष्ट किया गया। इसमें विदेशी शराब 5915.315 लीटर, बियर 1570.650 लीटर। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे सनसनीखेज वारदात ये सामने आई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली बरेली पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल खुलासे और कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, अभिसूचना संकलन, संपूर्ण आने जाने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान तथा तकनीकी विश्लेषण से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहना रोड सोनीपत के रूप में हुई। आज यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआईए यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने थाना रानिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, जिससे दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया। दोनों घायल बदमाश रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और रविंद्र कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके से ग्लोक और जिगाना पिस्टल और काफी कारतूस बरामद हुई है। आज करीब शाम को 7 बजे के करीब ये वारदात हुई है गाजियाबाद के टोनिका सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई लाख रुपये का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी, तो इसके आधार पर लोकल इलाके में चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम्स को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जिला कारागार के सामने अधिवक्ता संघ ने जेलर, डिप्टी जेलर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर लेट कर जोरदार प्रदर्शन किया है। ये विरोध 3 दिन पूर्व जेल में अनिल नामक युवक की पिटाई से हुई मौत के बाद सामने आया, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे और प्रदर्शन के दौरान जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। खबर हरदोई से है, जहां जनपद के शाहाबाद में उप जिलाधिकारी के द्वारा हैप्पी हाउस होटल में छापा मारा गया। एसडीएम की छापेमारी से होटल में भगदड़ मच गई। होटल में मौजूद युवक युवतियां भागने लगे। आपको बता दें कि शाहाबाद कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित होटल में जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा था, और जैसे ही इस बात की जानकारी उप जिलाधिकारी शाहाबाद को मालूम हुई, उनके द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर होटलों में इसी तरीके से जिस्म फरोशी का काला कारोबार चल रहा है और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न जगहों पर मौन धारण किए हुए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं कि हैप्पी होटल को बंद कर दिया जाए।
हमारे इलाहाबाद में कुछ होटल चल रहे हैं जिनका जो विधिवत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सराय एक्ट में वो नहीं था। उसकी जांच पे मैं यहाँ पे आया तो मैंने पाया कि इन्होंने सराय एक्ट में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जिसके लिए आवेदन किया है। जब तक आवेदन पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक इन्हें रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये लोग होटल चलाने के लिए सक्षम नहीं थे। इसके चलते इनसे कह दिया गया कि होटल बंद कर दें और जब सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेंगे तो फिर से दोबारा से शुरू कर सकते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अमरोहा से है, जहां पति पत्नी के विवाद में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव ढ्यूटी में हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। अचानक हुई फायरिंग से छर्रा लगने से प्रदीप नामक युवक घायल हो गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने जनता के सहयोग से आरोपी हिमांशु, गौरव, प्रमोद और विशाल को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 2 कारें बरामद की गई है। फिलहाल गिरफ्तार 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 16 सितंबर को थाना बछरायूं के ग्राम ड्यूटी से सूचना प्राप्त हुई कि गांव के रहने वाले अमित कुमार पुत्र राम सिंह के भाई सुमित कुमार की पत्नी आरती देवी का अपने ससुराल जन से मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते वह अपने मायके चली गई थी। आरती देवी के मामा के लड़के छोटू अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ वादी अमित के घर आया और दोनों पक्षों में आपसी सहमति हुई कि ग्राम प्रधान के पास चल के बातचीत की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर एटा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन के अवसर पर एटा में सेवा पखवाड़े के तहत कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जिले में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान शिविर, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री के आगमन पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आया। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को जिस तरह से हर वर्ष हम लोग पूरे उत्साह के साथ में मनाते हैं और उनके जन्मदिन को आम जन के लिए, आम जन को दी जा रही सुविधाओं के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसको हम सब लोग पूरी तरह से समर्पित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा के जन्मदिन पे आयोजित किया जाता है। ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक आज से प्रारंभ होकर के चलेगा और जिसके अंतर्गत विभिन्न अलग अलग आम जन को दी जा रही सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के इगलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बताया और कहा कि यहां प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। मंत्री ने तैनात डॉक्टरों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता को समय पर उचित इलाज मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वह इगलास से जब भी गुजरते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण जरूर करते हैं। मैं भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ की PHC इतना अच्छा काम कर रही है कि यहाँ लगभग 600-400 OPD पर डे होती है। पहले भी जब मैं आया जनता ने तारीफ की बहुत बात की। आज भी मैंने देखा मैं हमारी 50 बेडेड PHC है। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो हो गर्भवती महिलाओं की हो, चाहे बच्चों हो के जन्म का हो, सारी योजनाओं का यहाँ वो है। रायबरेली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मामला मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंकने पर दर्ज मुकदमे से जुड़ा है, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का काफिला रोके जाने और उनका पुतला फूंके जाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेसियों ने इसे प्रशासन का दोहरा रवैया बताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। देखिए, विगत 10 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी जो जनपद के सांसद और विपक्ष के नेता हैं, उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया और उनकी फोटो जलाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जबकि जिला प्रशासन का यह दावा है कि कोई पुतला नहीं फूंका गया, जो कि सरासर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतीत होता है गलत है।
वहीं कुछ चंद दिनों बाद राहुल गांधी जी के रायबरेली आगमन पर दिशा की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने समर्थकों के साथ जाम किया गया। देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोक अभिव्यक्ति पे अंकुश लगाने का काम कर रही है। अभी हमारे कुछ दिनों पहले हमारे नेता जननायक नेता प्रतिपक्ष रायबरेली के जनप्रिय सांसद श्री राहुल गांधी जी आए थे। उनके विरोध में इस प्रदेश सरकार का एक मंत्री सड़क पे बैठ करके उनका विरोध किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोडवेज बस स्टेशन परिसर में एक भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। सांसद मुकेश राजपूत और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने स्वयं झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया और नगर पालिका के स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद वर्मा, रूपेश गुप्ता, ईओ विनोद कुमार और एआरएम रोडवेज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये आयोजन स्वच्छ भारत मिशन की भावना को आगे बढ़ाने और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कदम साबित हुआ। फर्रुखाबाद जनपद में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं न्यू इंडिया 2047 एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित 15 दिवसीय विशाल एवं भव्य प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, सांसद मुकेश राजपूत, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने फीता काट कर किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने इन कार्यक्रमों में भाग लेते हुए स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगाकर सहभागिता दिखाई है और भाजयुमों द्वारा आयोजित रक्त दान शिविर में शामिल हुए मंत्री ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। रायबरेली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों ने सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है और इसको लेकर के रायबरेली जिले में जो है सेवा पखवाड़े के तौर पे आज कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं राकेश सचान वो आज रायबरेली पहुंचे हैं। सर, आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, कैसे आप लोग मना रहे हैं? देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज रायबरेली में स्वच्छता मिशन के इस कार्यक्रम को मनाया। हमारे विधायक, हमारे अध्यक्ष और सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने यहाँ पर झाड़ू पकड़ करके स्वच्छ रायबरेली रखने का संकल्प लिया है और ये मैसेज दिया है कि सभी लोग अपने अपने घर के सफाई करते, उसी तरह घर के बाहर भी सफाई रखें ताकि कोई बीमारी, गंदगी ना हो। ये राष्ट्रपिता गांधी जी ने इसको शुरुआत किया तो उस परंपरा को मोदी जी ने आगे बढ़ाया। हमारे लगातार स्वच्छता मिशन को पूरे पखवाड़े चलाना है, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है और तमाम तरीके से आज लोग पूरे देश में पार्टी के लोग इकट्ठा होकर के मोदी जी के जन्म दिवस को मना रहे हैं और हम लोग आपके माध्यम से कामना करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने पूरे दुनिया के पटल पर विकसित श्रेणी पर बढ़ रहा है, इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और ये बागडोर मोदी जी जिस तरह से संभाल रहे हैं
ये इसी तरह संभालते रहे, वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व रायबरेली जिला प्रभारी जो है मंत्री राकेश सचान थे, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर के सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो कि 1 हफ्ते ये सेवा पखवाड़ा चलेगा और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन ये सेवा पखवाड़ा के समापन होगा। उसके पहले रायबरेली में अनेकों आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अगली खबर जनपद अयोध्या से है, जहां संतों ने चौपाल आयोजित कर एकजुटता से पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान का समर्थन किया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताने के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान आने शुरू होने के बाद यहां चौपाल हुई है। साध्वी प्राची का बयान पहले से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और समाज को सचेत करने के लिए संतों को ऐसे बयान देने को मजबूर होना पड़ता है। साध्वी ने दावा किया कि उन्होंने 20 वर्ष पहले ही पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया था। 20 वर्ष बाद आज वहां की डेमोग्राफी में बहुत बदलाव आ चुका है। कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जो स्थिति है लगभग वही स्थिति पश्चिम यूपी की है। मेरठ में कथा का आयोजन था। राम भद्राचार्य जी ने वहां पर कथा के आयोजन में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो काफी लोगों को काफी खासा चुभी हैं। लेकिन इसके साथ ही अयोध्या में जो संत हैं उन्होंने भी उस पर काफी गहन विचार किया। उसके बाद ये चौपाल आज करने का हमने निर्णय लिया है। देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने जो बयान दिया है बिल्कुल 100% सही कहा है। आने वाला समय भारत का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का समय भयावह होगा अगर भारत के हिंदू नहीं जागे, भारत के हिंदू एक नहीं हुए। ये जो जातियों में बटे हुए हिंदू हैं, हम यादव, हम दुबे, हम पंडित, हम ठाकुर, हम मौर्य, इन सबसे ऊपर उठ करके केवल हिंदू गर्व से कहें हम हिंदू हैं, इस धारणा को अगर नहीं अपनाए तो आने वाले समय में भारत की स्थिति और उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह हो जाएगी। क्योंकि आज़ादी हुई थी, उसके बाद भारत के अंदर हिंदू जो है बहुसंख्यक थे। हमारे साथ महाराज जी भी हैं। महाराज जी, हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, इस वजह से राम भद्राचार्य जी ने ये बयान दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस बयान में पुष्टि है, सही है या क्या, कैसा है, असर क्या होना है? कुछ जगत गुरु जी ने बहुत सुंदर बात कही है और उन्होंने सत्य बात कही है। हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है। हम लोग कई जाति में बटे हुए हैं कि यादव हैं, दुबे हैं, पाणे हैं, ठाकुर हैं, हम लोग अलग अलग जाति में बटे हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया कि हम लोग एक हो जाएं। वो काम क्या कर रहे हैं, बोले एक विवाह से 10 बच्चे पैदा किए, इसके बाद भी दूसरा विवाह करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे धर्म में क्या, हिंदुओं में क्या, एक विवाह ही 4 साल 2 साल नहीं चल पा रहा। क्यों? बोले हम अपने धर्म ग्रंथों से दूर हैं। महाराज जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जो ये मिनी पाकिस्तान बनने की बात कही जा रही है या मुसलमान जनसंख्यिकी बदल रहे हैं, इस तरीके की जो बातें की जा रही है, इसमें कितनी बातें सत्य हैं और आपको क्या लगता है? देखिए, राम भद्राचार्य जी महाराज जी जो चिंता किए हैं, हमारे शंकराचार्य बाद जगत गुरु आते हैं और उसके बाद समाज को सुधारने के लिए जब जब समाज पे विपत्ति पड़ती है, अब तो शासन प्रशासन बन गया, पहले अखाड़ा ही सुधारता था। जब भी समाज के ऊपर विपत्ति, जब ऐसे आक्रांता राक्षस पैदा होते तो हमारा अखाड़ा जो है, नागा जो है, साधु लड़ने पूरा जो है वही लड़ते थे, वही जो है हिंदू सनातनियों को वही रक्षा करते थे। और संत हमारे जो हैं, हम लोग सुबह नित्य उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो। ये बहुत से जगहों से हिंदू का पलायन हुआ, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे भारत में ही बंगाल में भी हुआ पलायन हिंदुओं का। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि हिंदू कहाँ, हिंदुस्तान में जब हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहाँ वो सुरक्षित होंगे और कहाँ कहाँ से वो भागेंगे। इसीलिए तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु, उन्होंने जो भी कहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान जैसा दिख रहा है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? संभल में अभी सामने आया था एक चर्चा कि वहां पर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमान भाइयों की आबादी बढ़ रही है। बहुत समसामयिक बयान है उनका। महापुरुषों का काम है कि जो परिस्थितियां दिखाई दे उस पर खुलकर अपने समाज का नेतृत्व करे, खुलकर अपने समाज को आगाह करे।
उन्होंने आगाह किया। और माननीय मोदी जी भी इस बात को लाल किला के प्राचीर से कहे कि भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। जिस प्रकार से भारत की डोमिसाइल को लोग प्रभावित कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनसांख्यिकी यहाँ पर बदल रहा है, जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, वो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, बहुत सोचनीय विषय है। समय रहते अगर हिंदू जनमानस नहीं चेता तो वह दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से पाकिस्तान बन गया उसी प्रकार से भारत तो बाद में उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों ही, एक मात्र एक नहीं कहा जाएगा, ये दोनों ही मिनी पाकिस्तान के रूप में विकसित हो रहा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो निजात है उसका हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, हिंदुओं को विचार करने की आवश्यकता है कि हम अल्पसंख्यक क्यों होते जा रहे हैं, हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, हम उनके ऊपर आसक्त क्यों होते जा रहे हैं, और ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां जो हैं उनके लिए क्यों परेशान हैं, आपके लिए क्यों नहीं परेशान होती है, आपके वोट के लिए क्यों नहीं परेशान होती है। ये हिंदुओं को विचार करने की इस पर आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू जो हैं बटे हुए हैं। हिंदू ब्राह्मण के नाम पे बटे हैं, हिंदू क्षत्रिय के नाम पे बटे हैं, हिंदू यादव के नाम पे बटे हैं, हिंदू बनिया के नाम पे बटे हैं, हिंदू लाला के नाम पे बटे हैं, हिंदू हरिजन के नाम पे बटे हैं, हिंदू। ये बहुत ही विचारणीय और गंभीर विषय है। तो हमको सबको गर्व से कहें, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इंडिया के जो संत हैं, जो महंत हैं, उनके विचार क्या थे? उनके विचार ये हैं कि जो हिंदू है वो सहिष्णु होने के कारण, बहुत अधिक सहिष्णु होने के कारण, उसके ऊपर अगर अत्याचार भी होता है तो वो उसके प्रति आवाज नहीं उठाता। ये तमाम और भी जो बातें हैं वो आपने देखी और जानी कि क्या है वो वजह जिससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी जो जनसांख्यिकी है उसको लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया है उसका क्या मतलब है, क्या आशय निकाला जा सकता है। इन्हीं तरीके की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। अगली खबर बांदा से, जहां जिलाधिकारी अजय रीभा ने आपको बता दें हटेटी पूर्वा अस्थायी गौशाला और निर्माणाधीन काना गौशाला का निरीक्षण किया है, जहां गौवंश के लिए हरा चारा, टीन शेड, पानी और भूसा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गौवंश की ईयर ट्रैकिंग का आदेश भी जारी किया है। निर्माणाधीन गौशाला में तमाम कार्यों की समीक्षा कर कर्मियों को तुरंत कमियों को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देवरिया में सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के विकास, खेल प्रतिभाओं के उत्थान और धर्मांतरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त से सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन शुरू हो चुका है, जो पूरे संसदीय क्षेत्र की विधानसभाओं और ब्लॉकों में संचालित हो रहा है। सांसद ने कहा कि ये प्रतियोगिता युवाओं को मंच देने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगी। प्रथम आज विश्वकर्मा जयंती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो सभी को इसके लिए बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उसी के तहत आज मैं एक सांसद खेल स्पर्धा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जिसमें आपको जानकारी होगी कि 21 सितंबर से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले चरण में इसमें हम लोग ब्लॉकवार और उसके बाद विधानसभा वार प्रतियोगी चयनित करेंगे। उसमें एक पोर्टल भी है युवाशक्ति.in, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके उपरांत हम लोग एक संसदीय क्षेत्र में जो एक कार्यक्रम करेंगे, उसके लिए भी हम लोग अक्टूबर पहले से 25 दिसंबर तक कार्यक्रम करेंगे और 25 दिसंबर जो कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन इसका समापन होगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, IIT दिल्ली का 200 और 400 मीटर का गोल्ड मेडलिस्ट था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देवरिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी से जुड़े AI आधारित वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए देवरिया सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि ये महिलाओं और भारतीय संस्कृति का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक षड्यंत्र के लिए AI तकनीकी का दुरुपयोग कर रही है। सांसद ने कहा कि यह कृत्य देश की मातृ पूजा परंपरा को ठेस पहुंचाने वाला है और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की और कहा कि जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में जरूर देगी।
प्रहार करना आवश्यक होता है और विपक्ष का एक किरदार होता है, लेकिन इस प्रकार का दुष्प्रहार जिसमें दो चीज़ें हुई गलत, एक तो एआई का प्रयोग हुआ जो नहीं, किसी भी जिम्मेदार पार्टी को नहीं करना चाहिए, किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए, और दूसरा किसी भी माताश्री का वो इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। आज हम लोग अभी माताओं का नमन करके आ रहे हैं। मोदी जी की माता हम सब की एक तरह से श्रद्धेय हैं। ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार से दुष्प्रचार करना बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान होता है और कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आएगी। हर समय महिलाओं का सम्मान नहीं करती है और इस प्रकार का एआई का षड्यंत्र करके राजनीति में भी कुछ प्रकार का दुष्प्रयोग ला रही है। इसकी पूरी तरह मैं निंदा करता हूँ। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां थाना बुड्ढूपुर क्षेत्र के फूटी सरैया गांव में 3 मासूम बच्चे बकरी चराने के लिए निकले और रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। बच्चों की उम्र 6, 9 और 11 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों ने तीसरे दिन बंगौली चौकी पहुंचकर तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। बच्चों की मां के अनुसार बच्चे रेलवे क्रॉसिंग के पास गए थे। वहीं एक अन्य बच्ची निहारिका जो ऑटो में अन्य बच्चों के साथ थी, संदेह होने पर उतर गई, जबकि ऑटो चालक 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बच्चों की तलाश के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। राशन पे बच्चे चराने लिए बकरी, तो वह एक बच्ची उतर के भाग लिया था, 3 बच्चे चले गए बैठ के ऑटो पे, नहीं मिले हैं। आज संडे से गायब हैं, नहीं पता लग रहे हैं कहीं। 4 दिन हो गए। बच्चों का नाम क्या है? एक मिनी नाम है, शरीफुल नाम, छोटा लड़का उसके शेखर नाम है। कै साल के हैं? एक लड़की 10 साल के, लड़का 6 साल के है, एक लड़की 11 साल के है। थाने में सूचना दिया है? हाँ दिए थे। और प्रार्थना पत्र थाने में दिया? हाँ दिए थे थाने में। थाने वाले आए थे नहीं आए थे? आए थे थाने वाले जानकारी लेने के लिए। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ चित्रकूट ने कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्राथमिक शिक्षक संघ चित्रकूट के जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस तुगलकी निर्णय को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 29 जुलाई 2011 को लागू किया गया। ऐसी स्थिति में पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी की अर्हता हासिल करना अनिवार्य नहीं है। भारत सरकार ने एनसीटी अधिनियम 2017 में एक संशोधन करते हुए समस्त अध्यापकों के लिए टेट की अनिवार्यता निश्चित की है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्णय किया कि सारे देश में जितने भी अध्यापक हैं, अगर उनका टेट नहीं है तो 2 साल में अपना टेट की योग्यता पूरी कर लें, अन्यथा उनको सेवा से बाहर कर दिया जाए। इस अध्यादेश के खिलाफ, जो भारत सरकार का काला अध्यादेश है, इस अध्यादेश के खिलाफ संगठन ने आज पूरे देश में आज आंदोलन करने का निर्णय किया। अगली खबर बांदा से है, जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में एकत्र शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सेवा के बीच में अनिवार्यता लागू करने को विवादास्पद बताते हुए काला फैसला ठहराया। सेवा शर्तों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के हालिया बदलाव पर नाराजगी जताई। आदेश के मद्देनजर शिक्षकों की आत्महत्या करने को लेकर आक्रोशित शिक्षकों ने काला दिवस मनाया। काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे लगभग 5000 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन की प्रति डीएम को सौंपी है। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शिक्षक नियमावली को लेकर के किए गए एक कानून के अमेंडमेंट को लेकर के आज 2025 में जब ये शिक्षकों के सामने आया है, तो आज शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आज काला दिवस के रूप में आज मनाया है। और मैं आपको बता दूं कि आज हजारों की संख्या में महिला पुरुष शिक्षक यहाँ आज कलेक्ट्रेट आए थे, जहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और यहाँ के जो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको यहाँ से ज्ञापन भेजा गया है। आखिर क्या है काला कानून, क्यों आज शिक्षक विद्यालय छोड़ करके रोड में आने को मजबूर होना पड़ा, आखिर शिक्षक बच्चों की शिक्षा को छोड़ करके आज अपने आंदोलन के लिए क्यों बात हुआ, आज जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं इनसे जानेंगे कि आखिर लोगों को
शिक्षकों को रोड पर आने की क्या जरूरत पड़ी? सर, क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ बांदा। त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें जो ये आज काला कानून आज आपने काला दिवस मनाया, आखिर ये क्या जरूरत पड़ी और क्या कौन सा कानून है जिसके उसमें आज शिक्षकों को इतना आंदोलित होना पड़ा? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग विद्यालय की व्यवस्थाओं को पढ़ाने के बाद 2 बजे का स्कूल पूर्ण करने के बाद फिर हमने संघर्ष किया है। बच्चों का किसी प्रकार का कोई नुकसान न शिक्षक ने पहले किया है न आज किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वर्तमान में जो नौकरियां हैं, आज से 15 वर्ष 25 वर्ष पूर्व जो सेवा शर्तें थी सरकार की नौकरी देने की, उन सेवा शर्तों पर ही पूरी जीवन नौकरी चलती है। यदि वर्तमान में 10-15 साल की नौकरी करने के बाद यदि आप सेवा शर्तों में बदलाव करेंगे और ये कहा जाएगा कि पुराने लोग भी जो 15 साल से शिक्षक हैं वो वर्तमान सेवा शर्तें पूरी करें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इन मानवीय मापदंडों को भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय उच्चतम न्यायालय को विचार करना चाहिए। उन्हीं बातों को रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। वाले समय में इस काले कानून के रूप में वापसी नहीं होगी तो हम दिल्ली और लखनऊ में जाकर के भी माननीय प्रांतीय नेतृत्व डॉक्टर जयचंद शर्मा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन जीतेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि अब क्या बुजुर्ग जो टीचर हैं अब वो टेट के एग्जाम देंगे, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में उन बुजुर्ग जो जिनकी नौकरी ही मात्र अभी 2 साल 4 साल 5 साल बची है, ऐसे में उन शिक्षकों के साथ क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये जो पहली नियुक्ति हुई थी तब हाई स्कूल और बीटीसी योग्यता थी। इसके बाद जब भर्ती हुई तो इंटर और बीटीसी योग्यता थी और टेट की योग्यता स्नातक है। जो स्नातक होगा वही टेट दे पाएगा। ऐसी स्थिति में जो पुराने शिक्षक जो भर्ती इंटर बीटीसी पर हुए हैं वो टेट कैसे देगा? ये तो सोचनी है, माननीय उच्चतम न्यायालय को भी चाहिए और माननीय भारत सरकार को भी चाहिए। इन परिस्थितियों में यदि सेवा शर्तों के विरुद्ध छेड़छाड़ होता है तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 15 साल की नौकरी करने के बाद जितने भी आईएएस हैं, जितने भी पीसीएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सबको 15-15 वर्ष बाद टेट की परीक्षा एक साथ उत्तीर्ण कराइए। शिक्षक भी देने के लिए तैयार है। अगर हम बात करें यहाँ जिस तरीके से आज शिक्षक आंदोलित है और टेट के नाम पर जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी इस व्यवस्था के तहत परेशान किया जा रहा है, जिसके तहत आज सारे शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध थे। शिक्षक संघ के माध्यम से आज यहाँ आंदोलन किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ से ज्ञापन भी भेजा गया है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के ज्ञापन पर ध्यान देंगे? क्या शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं क्या उनके समय को देखते हुए क्या उन पर ये शर्तें हटाई जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आज शिक्षक नाराज है उसको देखते हुए लगता है कि यदि सरकार ने शिक्षकों की बात नहीं मानी तो आगे आने वाले समय में एक बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है। बांदा से के न्यूज़ के लिए बरगद सिंह। बांदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। मंडलीय चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने धात्री माताओं की गोद भराई की और मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित किए। इस अवसर पर कई सामाजिक और जन कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन हुआ। घर में घुस के मांगने वाला भारत आप सबको जान करके खुशी होगी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ में बन रही है, जिन्होंने आतंकियों को पालने वालों को, आतंकियों के आकाओं को उनकी कोर्ट में हिटा करके दफन करने का काम किया। 12 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 पर बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की सनसनीखेज वारदात हुई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली बरेली पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल खुलासे और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभिसूचना संकलन संपूर्ण आने जाने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज और आसपास के प्रदेशों के क्राइम रिकॉर्ड से मिलान तथा तकनीकी विश्लेषण से घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी कहनी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी इंडियन कॉलोनी गोहना सोनीपत के रूप में हुई थी। आपको बता दें, आज
यूपी एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घायल बदमाश रोहित गुदारा गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और रविंद्र कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और काफी कारतूस बरामद हुए। करीब शाम को 7 बजे के करीब ये वारदात हुई है गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी पुलिस स्टेशन के एरिया में, जिसमें हरियाणा पुलिस एसटीएफ की टीम और इसके साथ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम, इनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 सस्पेक्ट जो बरेली में दिशा पटानी के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी उसके संदिग्ध, और इन संदिग्धों के संबंध में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ₹1 लाख का इनाम संदिग्धों पर रखा गया था। इन लोगों के सोनीपत से संबंध होने की सूचना आई थी, तो इसके आधार पर लोकल इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया। बढ़ेगा अगली अहम खबर की ओर। आईजी देवी पाटन मंडल अमित पाठक ने जनपद का भ्रमण किया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के साथ थाना हल्दी में आयोजित पीस कमेटी की बैठक के दौरान मौजूद संभ्रांत जन से अपील की गई कि मां दुर्गा पूजा, विजयादशमी इत्यादि आसन्न त्योहारों में सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल त्योहारों को संपन्न कराने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने बताया कि आसन्न त्योहारों के अवसर पर बिजली, पानी व साफ सफाई के बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही जुलूस, मार्गों व घाटों इत्यादि की विशेष साफ सफाई व मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए। आईजी पाठक ने कहा कि त्योहारों के अवसर पर सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। कानून एवं शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में आसन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। डीएमओ एसपी ने लोगों से धार्मिक आयोजनों में नशे का सेवन न करने की अपील की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी, उप जिलाधिकारी महसी आलोक प्रसाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी के श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष आलोक सिंह व अन्य अधिकारी व संभ्रांत जन मौजूद रहे। त्योहार है जिनको सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद में हर स्तर पर शांति समिति की बैठक हो रही है, सेंट्रल पीस कमेटी और जो रीजनल पीस कमेटी है, और उन्हीं बैठकों में सभी वरिष्ठ लेवल के अधिकारी शामिल हो रहे हैं, ये जानने के लिए कि अगर स्थानीय लोगों की कोई समस्या है, सुझाव है, कोई कमी अभी रहेगी, हमारे पास समय है, कहीं पर कोई गड्ढा है, कोई बिजली की समस्या है, पानी की कोई समस्या है, तो उसको हम लोग समाधान करेंगे। उसी के क्रम में आज ये मीटिंग करी गई है यहाँ पर एसपी बहराइच, डीएम बहराइच के साथ यहाँ थाना हरदी पर। इसमें हम लोगों ने लोगों से सुझाव मांगे, हमको सुझावों की एक लिस्ट मिल गई है। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।